पिछले वाले पार्ट में हमने शेरशाह की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। इस वाले जो अपना लेक्चर है उसके अंदर शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेरशाह न केवल एक सफल विजेता और कुशल कूटनीतिज्ञ था, बल्कि श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रतिभा का धनी भी था। उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना था। वह कहा करता था, राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। न्याय और समानता के नियम सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करे। वह अपने अधिकारियों को कठिन अनुशासन में रखे ताकि वे प्रजा के साथ अनुचित व्यवहार न कर सकें। केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह का शासन एक तांत्रिक था। वह स्वयं कानून बनाता था और स्वयं ही लागू करता था। यद्यपि उसके पास मंत्री थे, किंतु वे केवल राजा की आज्ञा का पालन करते थे। अब्बास खां के अनुसार शासन के प्रत्येक कार्य को शेरशाह स्वयं देखता था, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि शेरशाह ने विशाल साम्राज्य के सभी विभागों में निपुणता की ओर ध्यान नहीं दिया, फलतः प्रांतीय शासन तंत्र बहुत अधिक निर्बल रहा। इसने उसने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए और अपने शासन को निम्नलिखित 4 मुख्य और 2 गौण विभागों में बांटा था। ये विभाग थे, पहला दीवान वजारत। इस विभाग के मंत्री को वजीर कहते थे, जो वित्त और राजस्व संबंधी कार्य देखता था, किंतु वह अन्य विभागों का निरीक्षण भी कर सकता था। दीवान आरिज। इस विभाग का मंत्री सेना की भर्ती, सैनिक संगठन आदि कार्यों को करता था। दीवान रसालत। इस विभाग के मंत्री का मुख्य कार्य राजा के निर्देशानुसार अन्य राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, दूसरे देशों में दूत भेजना और बाहर से आए व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना था। दीवान इंशा। इस विभाग का मुख्य कार्य शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, सरकारी निर्णय से प्रांतीय शासकों को अवगत कराना तथा सरकारी प्रलेखों को संभाल कर रखना था। इनके अतिरिक्त 2 गौण विभाग भी थे। पहला दीवाने कजा, जो प्रधान काजी के नियंत्रण में होता था। प्रधान काजी अभियोगों अथवा अपीलों की सुनवाई करता था और निर्णय देता था। दूसरा दीवाने बरीद, जो एक प्रकार से गुप्तचर विभाग होता था। राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की सूचना देना इसी का काम था। डाक का कार्य भी यही विभाग करता था। इसके अतिरिक्त एक खान सामा नामक अधिकारी बादशाह के व्यक्तिगत गृह प्रबंध व शाही महल के सैकड़ों नौकर पर नियंत्रण रखता था। प्रांतीय प्रशासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने राज्य को अनेक भागों में बांटा था, किंतु इस बंटवारे के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कानूनगों के अनुसार शेरशाह ने राज्य को सरकारों में बांटा था, जबकि डॉक्टर परमानंद सरन के अनुसार उसने राज्य को प्रांतों में बांटा था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार इन भागों को इक्ता कहा जाता था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंध मुख्य शिकदर और मुख्य मुंसिफ के हाथों में था। मुख्य शिकदर एक सैनिक अधिकारी होता था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखना था और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर उन पर निर्णय देता था। परगनों के शिकदर इसके अधीन होते थे। मुख्य मुंसिफ एक असैनिक अधिकारी होता था। संभवतः मुख्य शिकदर मुख्य मुंसिफ के साथ अदालत में बैठता था। इन दोनों अधिकारियों को सहायता देने के लिए अनेक क्लर्क आदि होते थे, जिन्हें वेतन एवं भत्ते सरकार अथवा प्रांत की वार्षिक आय में से दिए जाते थे। शेरशाह स्वयं इन दोनों अधिकारियों के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता था। परगनों की शासन व्यवस्था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई को अनेक परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का शासन प्रबंध शिकदर, मुंसिफ, खजांची और कारकुन के हाथों में होता था। शिकदर का मुख्य कार्य चोर, डाकुओं व विद्रोहियों को कुचलकर शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। मुंसिफ परगने के राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। वह भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि कर निश्चित करता था और यदि कोई किसान निर्धारित समय पर भूमि कर नहीं देता था तो उसे मुंसिफ उन्हें दंडित कर सकता था। खजांची परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था, जिसका मुख्य कार्य रकम एकत्रित कर इसकी सूचना शिकदर को देना था। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी में तथा दूसरा फारसी में, जो फैसलों का रिकॉर्ड बनाते थे तथा मुंसिफ के कार्यों में सहायता करते थे। ग्राम शासन व्यवस्था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम होता था, जो किसानों से राजस्व वसूल करके उसे राज्य के कोष में जमा कराता था। गांव में अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का दायित्व भी उसी का था।
किंतु यदि वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड और कभी कभी तो उसे प्राणदंड भी दे दिया जाता था। इसलिए उसमें दायित्व की भावना जागृत होती थी। मुकदम के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी भूमि कर का हिसाब किताब रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। प्रत्येक ग्राम स्वतंत्र पंचायतों के अधीन होती थी। भूमि कर व्यवस्था। शेरशाह ने अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते हुए भूमि संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी कारण शासक बनने के बाद वह श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था स्थापित कर सका। शेरशाह की इस व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। शेरशाह के पूर्व दिल्ली के सुल्तान भूमि को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए मनमाना भूमि कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय रहती थी। शेरशाह किसानों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता था, अतः उसने भूमि की पैमाइश करवाकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज करवाया। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया: उत्तम, मध्यम और निम्न। इन तीनों श्रेणियों की भूमि की उपज को जोड़कर 3 से विभाजित कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था, किंतु कानूनों के अनुसार 1/4 हिस्सा लिया जाता था। किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भूमि कर अनाज के रूप में दें अथवा नकदी के रूप में। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और किसान द्वारा अदा किया जाने वाला लगान दर्ज होता था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामक प्रलेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत किसान भूमिकर के नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शेरशाह ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दिया था कि पैमाइश के समय नम्रता बरतें, किंतु भूमिकर वसूल करते समय नम्रता न बरती जाए। शेरशाह ने अपने संपूर्ण राज्य में लगान की दर एक समान निश्चित नहीं की थी। राजपूताना, मालवा और मुल्तान में पूर्व की प्रणाली प्रचलित रही, जहां बटाई, कनकूत और नकदी प्रणाली चल रही थी। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से अन्य कर भी वसूल किए जाते थे। भूमि निरीक्षकों को मेहनताना देने के लिए जरीमाना नामक कर तथा भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के लिए मुहासिलाना नामक कर वसूल किए जाते थे, जो अदा किए जाने वाले लगान का 2.5 से 5% से बीच में होता था। दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाया जाता था और इसके लिए किसानों से दह-अ-अस्त्री नामक कर लिया जाता था। शेरशाह के उपयुक्त भूमि प्रबंध में दोष भी थे। प्रथम तो औसत पैदावार के आधार पर जो लगान वसूल किया जाता था, उससे निम्न श्रेणी के किसान को हानि उठानी पड़ती थी। दूसरा, किसानों को भूमि कर के अतिरिक्त अनेक अन्य भी कर भी देने पड़ते थे, जिससे किसान का बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत होत करते थे। तीसरा, वार्षिक बंदोबस्त के कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती थी। चौथा, राजस्व विभाग के कर्मचारी घूसखोरी द्वारा अपनी आय बढ़ा लेते थे, इसलिए शेरशाह 1 या 2 वर्ष बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर देता था। इस नया प्रशासन। शेरशाह का न्याय प्रशासन उच्च आदर्शों पर आधारित था। वह इस सिद्धांत का पालन करता था कि निर्धन और निकृष्ट जनों की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों तथा सम्मान प्राप्त व्यक्तियों के प्रति अधिक कठोरता का व्यवहार किया जाए। न्याय करते समय वह अपने निकट संबंधियों को भी कोई महत्व नहीं देता था। शेरशाह कहा करता था कि न्याय सबसे उत्तम धर्म नीति है और काफिरों तथा यामिनों को राजा एक समान दर्जा देते हैं। शेरशाह न्याय करते समय ऊंच नीच, गरीब अमीर, राजा रंग आदि में भेदभाव नहीं करता था। यदि कोई उच्च अधिकारी भी अपराध करता तो शेरशाह उसे कठोर दंड देता था। पुलिस प्रशासन। शेरशाह ने पुलिस विभाग की कोई अलग स्थापना नहीं की थी, बल्कि सेना को ही दोहरे कर्तव्य सौंप दिए गए थे। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना तथा आंतरिक विद्रोह के समय प्रजा के बीच शांति स्थापित करने का दायित्व सेना को ही निभाना पड़ता था। प्रत्येक सरकार के मुख्य शिकदर और प्रत्येक परगने में शिकदर को यह कार्य करना पड़ता था। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में चोर, डाकुओं और अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दंडित किया करते थे। गुप्तचर विभाग। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था और गुप्तचर पद्धति को पुनर्जीवित किया था। इस विभाग का अध्यक्ष दरोगा-ए-डाक चौकी कहलाता था, जिसके अधीन समाचार लेखक और समाचार वाहक होते थे। वे अपने क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं का संकलन कर बादशाह को सूचित करते थे। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह द्वारा मुद्रा संबंधी सुधार करना भारतीय मुद्रा प्रणाली के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शेरशाह के राज्यारोहण के समय धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों की घिसावट और खोटापन, विभिन्न धातुओं के सिक्कों के बीच कोई निश्चित अनुपात न होने के कारण तथा सभी युगों के सिक्के भी प्रचलित होने से मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी थी।
अतः शेरशाह ने प्रत्येक धातु के पृथक सिक्के जारी किए। सिक्के प्राय 3 धातुओं के सोने, चांदी और तांबे के होते थे। उसने चांदी का रुपया, तांबे के अठन्नियां, चवन्नियां, दुअन्नियां और आने चलाए। चांदी और तांबे के सिक्कों में अनुपात निश्चित कर दिया। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। तांबे का दान का वजन 330 ग्रेन था। सोने के सिक्के प्राय 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन और 168.5 ग्रेन के होते थे। रुपया और दाम में 1 और 64 का अनुपात था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान अरबी लिपि में और कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि में अंकित रहते थे। इस प्रकार के सिक्के जारी करने के बाद उसने सभी प्रकार के पुराने सिक्कों तथा मिश्रित धातु की मुद्रा प्रणाली को समाप्त कर दिया। राज्य में लगभग 13 टकसालें स्थापित की गई थी। मुद्रा संबंधी ये सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक हुए। स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। सार्वजनिक कार्य। शेरशाह के सार्वजनिक कार्य उसकी कीर्ति के स्तंभ कहे जा सकते थे। उसके द्वारा बनाई गई इमारतें और सड़कें उसकी महानता के स्मारक हैं। उसने सबसे पहली सड़क सोनार गांव से रोहतास तक बनवाई, जिसे सड़क के आजम के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक बनवाई। ये सड़कें प्राय सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती थी। इन सड़कों के निर्माण से व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सराएं बनवाई गई, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरे होते थे। प्रत्येक सराय के साथ एक कुआं और मस्जिद बनवाई गई। इन सरायों के साथ डाक चौकी भी जोड़ दी गई, जिनमें डाकिये नियुक्त किए गए। ये डाकिये घोड़ों पर सवार होकर शाही आज्ञाओं को एक सराय से दूसरी सराय पर पहुंचाया करते थे। धन्यवाद।